तो आज हम इस वीडियो में पूरे जो शब्द विचार है उसकी चर्चा करेंगे। और शब्द विचारों में शब्द विचार इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं उनकी बात करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। दो प्रकार के शब्द होते हैं शब्द भेद के अनुसार। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्द जो विकारी शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यानी ये शब्द जो विकारी शब्द है वो लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं शब्द, तो इनको विकारी शब्द कहते हैं। इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है और क्रिया शब्द है। ये सभी शब्द विकारी शब्द है। अब दूसरे शब्द हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कि ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ये लिंग, वचन आदि के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इनको अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय शब्द भी बोलते हैं। ये अपरिवर्तित रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अब ये कौन कौन से शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं वो देख लो। उसमें है क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उसके बाद में संबंध बोधक अव्यय होते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय अविकारी शब्द और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। इसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये भी चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम और तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इस प्रकार से विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो विकारी शब्द ये तीन दे देगा, इसमें से एक इधर से वो दे देगा ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम, पहले जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसको पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देता हूं इसको मैं। ये है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जो बदल जाते हैं लिंग वचन के आदि के अनुसार, और जो अविकारी शब्द होते हैं वो बदलते नहीं हैं, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहते हैं, इसीलिए उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अब सबसे पहले जो शब्द है हमारा संज्ञा, जो विकारी शब्द में आता है संज्ञा। संज्ञा इसका मतलब होता है नाम, ये याद रखना अपन को, नाम। अगर अपन ने नाम इसकी परिभाषा में नहीं है तो वो संज्ञा की परिभाषा नहीं है। तो देखो इसकी परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जहां पर नाम है वो संज्ञा है, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, जहां पर भी नाम आ रहा है वो क्या है, संज्ञा है। अब आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकार, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, उनको एक जैसे नामों को यानी कि एक जैसे वस्तुओं को एक साथ रखने के लिए, यानी कि हमें पढ़ने में थोड़ी सुविधा रहे, इसलिए इनका भेद कर देते हैं। जैसे कि सर्वनामों का भेद किया, सभी का भेद किया, तो इस प्रकार से संज्ञा का भी इन्होंने भेद किए हैं व्याकरणकर्ताओं ने। तो इनके तीन भेद किए हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हमें लगता तो ऐसा लगता है कि जैसे हमको सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमें कोई सा भी जो टॉपिक है उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें तो ये पूरा आता है कि क्या करेंगे पढ़ करके, लेकिन जब हम उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नया मिलेगा, और नया नहीं मिलेगा तो वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो टॉपिक को कोई सा भी हो, चाहे हमें आ रहा है तो उसको भी हम व्यवस्थित रूप से पढ़ें, और तभी जा कर के वो जो टॉपिक है हमारा ऐसा हो जाएगा कि उसमें गलती होने की जो चांस है वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे अपन को अच्छी तरह से आ रहा है तो भी उसको हमें अच्छी तरह से वापस पढ़ना है। दोबारा पढ़े तो भी वो जैसे लगा कि जैसे अपन पहली बार पढ़ रहे हो, इस तरह से पढ़ें, तभी जा कर के हम उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी गलतियां पहले भी की है, और फिर अगर अपन ऐसे करके पढ़ेंगे कि उसको कि हमें तो ये आ रहा है, तो उस गलती में हमारा ध्यान नहीं जाएगा और वो गलती बार बार होती जाएगी। तो इसलिए तो देखो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद किए हैं व्याकरणकर्ताओं ने। तो अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्ति विशेष का बोध हो, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष हो या वस्तु विशेष हो, इसमें क्या है, विशेष आ रहा है और विशेष हमेशा एक होता है, यानी कि ये एक का बोध कराती है, वही संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जिस प्रकार से यानी किसी का नाम आ जाए किसी वस्तु का, लेकिन वो एक ही हो, जैसे कि मोहन, सोहन, ये व्यक्तियों के नाम हैं, लड़कों के नाम हैं या लड़कियों के नाम है, किसी के भी नाम है, तो ये एक है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कोई आकर कहता मोहन इधर आना, तो बहुत सारे बच्चों में से केवल मोहन ही आएगा और दूसरे बच्चे नहीं आएंगे, यानी कि वो विशेष है, व्यक्ति विशेष है। तो जहाँ पर एक का बोध हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा जयपुर, जयपुर भी एक है और वो क्या है, जिला है, राजधानी है। तो इस प्रकार से एक का बोध कराने वाली, जैसे अरावली पर्वत, पर्वत का नाम आ गया अरावली पर्वत। अब मैं ऊपर लिखूंगा, दिखेगा नहीं नीचे, तो अरावली पर्वत आ गया, यानी पर्वत का नाम आ गया। ये किसका नाम आ गया, पर्वत का नाम। तो ये भी एक ही पर्वत है, अरावली पर्वत। पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष इसलिए आया क्योंकि इसमें नाम आ गया। पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्वतों में से भी कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत। चलो इसमें आगे ऊपर लिखता हूं, इनको आप एक बार देख लें। हमें अच्छी तरह से परिभाषा याद होनी चाहिए, तब जाकर के हम जो पर्सन है उनको सही कर पाएंगे। तो देखो, व्यक्तिवाचक में यानी कि विशेष का बोध कराती है, ये विशेष का बोध, यानी कि ये शब्द विशेष का बोध कराते हैं और विशेष हमेशा एक होता है। तो अब देखें, जैसे कि किसी नदी का नाम आ गया, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ये भी व्यक्तिवाचक में है। आगे देखो, किसी का भी, जैसे कि मान लो कि कोई पत्रिका का नाम आ गया, भास्कर, दैनिक राजस्थान पत्रिका, कोई देश का नाम आ गया, भारत, श्रीलंका, बहुत सारे देश होते हैं। तो किसी भी देश का नाम आ गया तो वो व्यक्ति विशेष में होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जो एक का बोध करा रहा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कोई गांव का नाम आ गया, जैसे कि हमने लिखा कि गांव राठ धनराज, कोई सा भी गांव का नाम आ गया, कोई तहसील का नाम आ गया, कोई भी तहसील है, सज्जनगढ़, छिपा बड़ौद, बहुत सारी तहसीलें हैं। इस प्रकार से किसी भी तहसील का नाम आ जाए, कोई भी स्थान का नाम आ जाए, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इनको लिख लो आप। इसके बाद में हम जातिवाचक पढ़ेंगे, तो ये संज्ञा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा देखेंगे, इसमें क्या होता है, समूह होता है या समुदाय या जाति, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या करती है, इसमें ये संज्ञा किसी
समूह या समुदाय या जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञा है या जो नाम है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी समूह हो, किसी समुदाय है, किसी जाति है, तो ऐसे शब्द जो बहुत सारे समूह, समुदाय, जाति का बोध कराते हैं, यानी कि एक नहीं बहुत सारे, जाति में बहुत सारे आएंगे। जैसे कि जैसे मैं उदाहरण लिख देते हैं इधर। जयपुर तो क्या था? व्यक्तिवाचक। लेकिन जयपुर क्या था? राजधानी था या जिला था। तो जिले बहुत सारे होते हैं, राजधानियां बहुत सारी होती है, तो ये सब जातिवाचक में। आगे देखो, देश में, देश भी बहुत सारे होते हैं, राज्य भी बहुत सारे होते हैं, ये सब राज्य, देश, ये सब जातिवाचक में। जैसे लिख दिया पर्वत, लिख दिया, पर्वत भी बहुत सारे होते हैं। पर्वत का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक में। लेकिन पर्वत बहुत सारे हैं, नदियां हैं, नदियां भी बहुत सारी है, एक नहीं है। अगर एक का नाम आ जाए नदी का तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और बहुत सारी नदियां हैं तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। अब देखो आगे, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम, अगर कोई से भी पक्षी का नाम है तो वो जातिवाचक में होगा। जैसे कि कबूतर, तोता, मैना, मोर, बहुत सारे पक्षी है। सभी पक्षियों के नाम जातिवाचक में होंगे। यानी कोई से भी पक्षी का नाम आ गया तो जातिवाचक, क्योंकि कबूतर एक नहीं होता, बहुत सारे कबूतर है और सभी कबूतरों को हम कबूतर ही कहते हैं, यानी कि उनकी जाति है। जैसे पशुओं के नाम आ जाए, पशुओं के नाम जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, यानी कि बहुत सारे पशु होते हैं। किसी भी पशु का नाम आ गया तो वो भी जातिवाचक में। अब ऊपर लिखवा देता हूं, इसको लिख लेना आप सब। तो इसमें क्या है, एक का बोध नहीं होकर के जाति का बोध होता है, और इसमें एक नहीं होता है, एक समूह होता है, क्या जाति होती है। आगे देखो, पेड़ों के नाम, आम, जामुन, बरगद आदि बहुत सारे पेड़ होते हैं। किसी भी पेड़ का नाम आ जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, कुछ भी आ जाए, पेड़ों में कुछ भी आ जाए तो वो सब जातिवाचक संज्ञा में होंगे। जंतुओं के नाम आ जाए, जंतुओं के नाम आ जाए, जैसे कि शेर, चीता, भालू, आदि बहुत सारे जंतु होते हैं, जीव जंतु, मछली, कुछ भी आ जाए, यानी कि वो एक जाति है पूरी, उस जाति का बोध कराती है। जैसे शेर है तो शेर एक जाति है, चीता है तो एक चीता भी एक जाति है। तो इस प्रकार से जो भी एक जाति या समुदाय का बोध कराता है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और बहुत सारे चीजें हैं, रिश्तों के नाम हैं, जैसे चाचा, नाना,
मामा, दादा, फूफा आदि। यानी जो भी रिश्तों के नाम हैं, रिश्तों के नाम भी किस में आएंगे? पिता, पत्नी, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। सभी जातिवाचक संज्ञा है, रिश्तों के नाम आ जाए या जंतुओं के नाम आ जाए या पेड़ पौधों के नाम आ जाए, सभी इनके जो जाति है, एक जाति समुदाय का जो चीता है, तो चीता बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ी होता, चीता तो बहुत से होते हैं ना। भालू भी एक थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी समुदाय या जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो उदाहरणों का। अब आगे चलेंगे। आगे हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें जो जातिवाचक था उसमें समुदाय, जाति उसका बोध कराते हैं, यानी कि वो एक नहीं उसमें अनेक होते हैं, तो वो सब जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि वह शब्द जो किसी भाव, विचार आदि के नाम का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी किसी भाव या विचार आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें क्या है, एक तो प्रत्यय याद रखो ज्यादातर, तो जैसे ता प्रत्यय है, ये भी कहीं किसी भी शब्द के पीछे लगा मिले तो वो भाववाचक संज्ञा है। त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय भी भाववाचक है, ये भी कहीं भी मिले तो वो भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में आपा प्रत्यय, पन प्रत्यय, यानी कि ये बहुत सारे प्रत्यय हैं जो भाववाचक प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय हैं, ये सब प्रत्यय किस में आते हैं? भाववाचक प्रत्ययों में। तो जो जिनमें भी, जिन शब्दों में भी प्रत्यय लगे होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती है, ये प्रत्यय। अब देखेंगे कि किन किन से मिलकर के भाववाचक संज्ञाएं बनती है। देखो, एक तो जातिवाचक शब्दों से बनती है, जातिवाचक शब्दों से। अब जातिवाचक शब्दों से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा, तो देखेंगे अपन। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे कि लड़का है, लड़का एक जाति है, लेकिन इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो लड़कपन। क्या बनेगी? लड़कपन। जो लड़का से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो लड़कपन बनेगी। और जैसे बूढ़ा व्यक्ति है कोई ना, इसमें जातिवाचक मित्र है, मित्र बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक में, लेकिन इससे क्या बनेगी, इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो मित्रता।
क्या बनेगी? मित्रता। जो मित्रता है वो जाति, ये भाववाचक संज्ञा है और किससे बनी? जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी, मित्र से मित्रता। मानव से मानवता, या मानव लिख दिया तो इससे क्या बनेगी? मानवता। मानव से, अब दानव से दानवता। इस प्रकार से जो जातिवाचक शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। दास, बहुत सारे दास होते हैं, एक थोड़ी होता। इससे इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो दासता। दासता, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि पन प्रत्यय, ता प्रत्यय जहां भी मिले वो सब भाववाचक संज्ञा है। अब अगले देखेंगे, इनको लिख लेना, इधर लिख देता हूं। विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे सुंदर लिखा मैंने, सुंदर एक विशेषण है। सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता, सौंदर्य, मधुर। मधुर भी क्या है? विशेषण है। इससे क्या बनेगा? मधुरता या माधुर्य। माधुर्य, इसमें ये प्रत्यय है और इनमें, इसमें ता प्रत्यय है। तो मधुर से मधुरता, सुंदर से सुंदरता। जैसे गर्म है, विशेषण है गर्म, लेकिन इससे बनेगी क्या? गर्मी। गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? ई प्रत्यय। गर्मी, गर्म विशेषण से बनी गर्मी, तो ये भाववाचक संज्ञा गर्मी। और भी बहुत सारे विशेषण है, उनसे इस प्रकार से संज्ञाएं बनती है। तो ऐसे पूछ ले जाता है कि ये जैसे मान लो सुंदरता दे दिया, तो सुंदरता या फिर उसमें से दे दिया निम्न में से कौन सी संज्ञा विशेषण से निर्मित है? तो उसमें अपन को दे दिया सौंदर्य और इधर दे दिया लड़कपन, मित्रता, मानवता। तो हमें कौन सा लिखना है? सौंदर्य, जो विशेषण से निर्मित है, क्योंकि उसका जो विशेषण क्या है? सुंदर है, और उससे सुंदर से बना सौंदर्य और सुंदरता। इस प्रकार से तो आगे लिखेंगे। मैं इधर मिटा देता हूं इसको। बहुत सारे विशेषण होते हैं, उनसे सबसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। आगे देखेंगे। क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया है, इससे क्या बनेगा? पढ़ाई। आय प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, पढ़ने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? आय प्रत्यय। तो पढ़ाई कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि चढ़ना, इसमें भी आय प्रत्यय जोड़ दिया तो चढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा होगी। और देखो, सुनना, बहुत सारी क्रियाएं होती है, इससे क्या बनेगा? सुनवाई। सुनवाई भी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे कि और लिख देते हैं अपन। चलना, चलना से बनेगी चाल। घिसना, घिसना, घिसना से बनेगी घिसाई। आय प्रत्यय लगा दिया अपन ने। तो इस प्रकार से जो क्रिया शब्द है उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण होता है। तो हमें जब पूछते हैं कि भाई कौन सा निम्न में से कौन सी संज्ञा
भाववाचक या क्रिया से निर्मित है। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से निर्मित है? तो वो कौन, बहुत सारी जो भी हमें जैसे मान लो अपन ने ये दे दिया चढ़ाई, चढ़ाई दे दिया तो इसका हमें देखना है कि इसमें क्या क्रिया है। चढ़ना क्रिया है, जिसमें भी नाप पीछे हैं वो सब क्रियाएं होती है, जिसमें नाप पीछे आता है वो सब क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार से क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। आगे देखो, मैं मिटा देता हूं इसको। इसको मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं। अब देखो, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अब जैसे दूर है, दूर भी एक अव्यय है क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। दूर क्या है? अव्यय। तो लेकिन इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? दूरी। भाववाचक संज्ञा क्या है इसकी? दूरी। ऊपर, ऊपर अव्यय है लेकिन इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगा ऊपर से तो ऊपरी। इसके बाद में ऊंचा, ऊंचाई। लंबा, क्या बनेगा? लंबाई। ये सब अव्यय हैं। अव्ययों से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञाएं। जैसे अनेक, अनेक भी अव्यय हैं, इससे क्या बनेगी? अनेकता। ता प्रत्यय लगा दिया। तो इस प्रकार से अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण होता है। तो दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई, अनेक से अनेकता। इस प्रकार से अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब आगे हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं, देखो मैं क्या है? सर्वनाम, लेकिन इससे क्या बनेगा? मेरा। मेरा क्या है? सॉरी, मम। मम से बनेगा ममता, ममत्व। अपना, अपना से बनेगा अपनापन। इस प्रकार से जो सर्वनाम है उनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। निज, निज भी सर्वनाम है। निज, निज से क्या बनेगा? निजता। निज से क्या बनेगा? निजता। और अपना से क्या बनेगा? अपनापन। ये सब जो है वो सर्वनाम शब्दों से निर्मित है। सर्व से बनेगा सर्वस्व, सर्वस्व। ये सभी जो है इधर वाली, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। किससे निर्मित है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो विकारी शब्दों में जो संज्ञा शब्द था उसको अपन ने अध्ययन किया। और इसमें अगर आपने ये सब याद कर लिया तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भाववाचक संज्ञा से ही बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो भाववाचक संज्ञा से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें वो ये पूछता कि ये संज्ञा किससे निर्मित है। तो जैसे उसने पूछ लिया, ममता शब्द दे दिया उसने कि ममता जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे निर्मित है, तो वो सर्वनाम से बनी है। या फिर ऐसे दे दे कि निम्न में से कौन सी जो भाववाचक संज्ञा है वो सर्वनाम से निर्मित है। तो इस प्रकार का जो शब्द यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है उसका आने का पूरा पूरा चांस होता है जो कंपटीशन, जो एग्जाम होते हैं उनमें। तो अब कल हम सर्वनाम पढ़ेंगे।
अगले वीडियो में। तो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।